हाँ जी, ये है फैटी एसिड की सिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं और इसमें हमने बात की कि एसिटाइल को ए और मेलोनाइल को ए, एसिटाइल को ए की ही कार्बोक्सिलेशन से हमें मेलोनाइल को ए मिल रहा है। ये दोनों बाइंड करते हैं एसिटाइल को ए और मेलोनाइल को ए विद एसाइल कैरियर प्रोटीन। ठीक है, एसाइल कैरियर प्रोटीन जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए एक ही एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें 6 डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं वो एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फैटी एसिड सिंथेसिस को कैटालाइज करता है और ये कहाँ पे मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में ही फैटी एसिड सिंथेसिस होती है, जबकि फैटी एसिड की जो डिग्रेडेशन है, उनकी ऑक्सीडेशन है, वो कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसको कौन सी चीज रेगुलेट करती है कि कब फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी और कब इनकी डिग्रेडेशन होगी? तो उसको मेलोनाइल को ए जो है ये रेगुलेट करता है। किस तरह से रेगुलेट करता है कि मेलोनाइल को ए जो है वो कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज के साथ, ट्रांसफेरेज 1 के साथ बाइंड कर जाता है। तो अब कार्निटीन जो है वो एसाइल को ए के साथ बाइंड नहीं कर सकती, तो फिर जब ये बाइंड नहीं कर सकती तो ये जो फैटी एसिड है हमारे वो मैट्रिक्स में नहीं पहुंच सकते। तो मैट्रिक्स में पहुंचेंगे तो ही ऑक्सीडेशन होगी। तो मैट्रिक्स में पहुंचने के उनकी ट्रांसपोर्ट ही बंद कर दी जाती है। जब ये ट्रांसपोर्ट ही उसमें नहीं होते, ट्रांसफर ही नहीं होते, तो फिर बीटा ऑक्सीडेशन उस टाइम पे रुक जाती है, जबकि सिंथेसिस जो है फैटी एसिड की वो जारी रहती है। ठीक है, दोनों प्रोसेस जो है वो एक ही टाइम पे नहीं होते। जो सेल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये चल रहे होते हैं। अगर सेल को एनर्जी चाहिए तो बीटा ऑक्सीडेशन की तरफ सेल शिफ्ट करता है, और अगर एनर्जी मौजूद है तो फैट्स को रिजर्व कर लिया जाता है, उनको स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे हमने बात की कि ये दोनों जो हमें एसिटाइल को ए है उसकी कार्बोक्सिलेशन से मेलोनाइल को ए ऑब्टेन हो गया, और ये दोनों जब आपस में बाइंड करते हैं और इनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है? रिडक्शन होती है। उससे नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है? डिहाइड्रेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया जाता है। अगले स्टेप पे फिर से रिडक्शन होती है, यानी कि जो आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे बन रहा था उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, और यहाँ से फिर आपको जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाती है, ब्यूटाइराइल एसीपी। ब्यूटाइराइल एसीपी का क्या मतलब है कि इसमें 4 जो है कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, अब आप कर रहे हैं सिंथेसिस फैटी एसिड, यानी आप लॉन्ग चेन फैटी एसिड बना रहे हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड का क्या मतलब है कि कार्बन स्केलेटन जो है फैटी एसिड का वो बहुत बड़ा होगा। अब किस तरह से बढ़ेगा? कार्बन नंबर उनके अंदर ऐड होते जाएंगे, कार्बन एटम ऐड होते जाएंगे। कार्बन एटम कैसे ऐड होंगे? यहाँ तक जब साइकिल चलेगा 4 इसके अंदर आगे कार्बन एटम, फिर से ये वाला जो है ना ब्यूटाइराइल एसीपी, अब ब्यूटाइराइल एसीपी नए सिरे से इसके साथ बाइंड करेगा मेलोनाइल को ए के साथ, मेलोनाइल एसीपी के साथ, और ये साइकिल रन करेगा। यानी कि यहाँ से फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगी, रिडक्शन होगी, डिहाइड्रेशन होगी, रिडक्शन होगी, और अब जो आपको मॉलिक्यूल ऑब्टेन होगा उसमें 2 कार्बन मेलोनाइल को ए के भी ऐड हो चुके होंगे, और अब जो हमें ऑब्टेन होगा उसमें 6 कार्बन होंगे टोटल। ठीक है, 6 कार्बन हो जाएंगे। अगला साइकिल फिर से इसी अंदाज में चलेगा, और उसके अंदर कितने कार्बन ऐड हो जाएंगे? हर दफा मेलोनाइल आप उसको कंबाइन करेंगे अपनी पिछली प्रोडक्ट के साथ। जब पिछली प्रोडक्ट के साथ आप मेलोनाइल एसीपी को कंबाइन करेंगे तो आपके हर दफा 2 कार्बन एटम जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो इस ये जो इस साइकिल को आप 7 टाइम्स जब रिपीट करते हैं, पहले से 7वें साइकिल के एंड तक आपके पास कितने कार्बन आ जाते हैं? 16 कार्बन आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, 16 कार्बन वाले जो एसिड है फैटी एसिड उसको हम कहते हैं पाल्मिटिक एसिड या पाल्मिटेट। ठीक है, यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया कि फैटी एसिड सिंथेसिस किस तरह हो रही है, कहाँ पे हो रही है, कौन सा एंजाइम इसको कैटालाइज कर रहा है। मैम
जी बोलिए। मैम अगर हर साइकिल में 2 ऐड हो रहे हैं तो 7 साइकिल्स के बाद उसमें 14 ऐड होने चाहिए और टोटल हमारे पास 18 कार्बन आने चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 16 कार्बन आ रहे हैं। हाँ तो जी, ये क्या मामला है मैम, वो ये थोड़ा सा मामला समझा ये रहे है हैं। कि जो आपका फर्स्ट साइकिल था उसमें आपने क्या ऐड किया था, एसिटाइल को ए, जिसमें 2 कार्बन मौजूद है, ठीक है, और उसके साथ आपने 2 कार्बन वाला मेलोनाइल को ए भी ऐड किया, यानी कि टोटल 4 कार्बन ऐड होके आपको फर्स्ट साइकिल में ऑब्टेन हो जाते हैं। फर्स्ट साइकिल के बाद कितने बनते हैं, 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, और उसके बाद अगले 6 साइकिल में इसमें जो 2-2 करके ऐड होते जाते हैं, तो 7 साइकिल्स के बाद आपको कितने मिलते हैं, 16। हाँ जी, क्लियर हुआ? ये देखिए ना, ये 2 ये कार्बन और 2 ये और 2 ये कार्बन, टोटल 4 आपको एंड में मिले ना इनके सही है कॉम्बिनेशन। मैम, मतलब ये 4 बनने वाला जो साइकिल है ये भी ऐड है इसमें। जी जी बिल्कुल, ये ऐड है। ये फर्स्ट, यानी कि इस साइकिल को 7 दफा रिपीट किया जाता है। पहली दफा यस मैम। एंड पे 7वीं दफा में जाके आपको 16 कार्बन वाला मिलता है। अच्छा, जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे भी इसको गिनना पड़ा था, मुझे भी ठीक मैम, लगा मैम कि ओवरऑल वो बात कर रहा है कि 7 हाँ साइकिल जी, होंगे, ओवरऑल। मतलब ये ब्यूटेनॉल, ठीक है। जी बिल्कुल, मैंने भी इसको ना पढ़ते हुए मैंने इसको गिना, मेरा तो रियाजी भी अच्छा खासा कमजोर है, तो मुझे हर स्टेप को गिनना पड़ा। फिर मैंने कहा अच्छा, इसका थैंक मतलब यू ये है थैंक यू। कि ये पहला वाला भी इंक्लूड है। यानी मुझे भी यही लगा था कि अच्छा, ये पहला होने के बाद इसको 7 दफा मजीद रिपीट किया जाएगा। फिर मैंने गिना, मैंने कहा ये तो और तरह से बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं। वो फिर यानी कि उसको गिन के तो मुझे अंदाजा हो गया। आपका माशाल्लाह मैथ ज्यादा अच्छा, आपको फौरन से अंदाजा हुआ है। मैम ऐसा ही लग रहा है ना, लिखा हुआ भी ऐसे। अच्छा जी, यहाँ सिंथेसिस की समझ आ नहीं गई मैथ आपको? नहीं, मैं वैसे गिनता रहता हूँ, मतलब वैसे ही आपने ये गिन सारी लिया, जी चीजें जी जी। मॉलिक्यूल्स की। नहीं, आपके फिर भी मैथ्स अच्छा है, आपने जल्दी जल्दी गिन लिया, मुझसे तो नहीं इतना जल्दी गिना जाता। चलिए जी, बाहर अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, गिनते करें खूब। और यहाँ तक मुझे बताइए कि इस सिंथेसिस की यस समझ मैम, आ मैं डिफरेंस देखता हूँ ना मॉलिक्यूल्स में, तो ये चीज। गई? आमीन मैम आमीन। अच्छी बात है, क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए, आना चाहिए क्रिटिकली। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? किसी को कोई बात ना समझ आई हो? अच्छा, यहाँ यस तक मैम। हो गया clear सबको। अच्छा, इसके बाद अब आप देखिए कि मैंने ये कहा कि ये जो पाल्मिटेट है या पाल्मिटिक एसिड है, इसी को बेसिकली हम यूज करते हैं आगे इनसे मुख्तलिफ जो दूसरे फैटी एसिड्स हैं वो बनाने के लिए। अब कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि अनसेचुरेटेड है, कुछ ऐसे हैं जो सेचुरेटेड है, कुछ इंटरमीडिएट चेन कुछ की होती है, कुछ की लॉन्ग चेन होती है, कुछ की शॉर्ट चेन होती है, ठीक है। हम जो सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो इसी पाल्मिटेट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे फिर हम स्टीरिक एसिड भी बना सकते हैं, पाल्मिटोलिक एसिड भी बना सकते हैं, ओलिक एसिड भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये है कि इलोंगेशन के बाद इसका एक और स्टेप हो सकता है डीसेचुरेशन, यानी कि इसके अंदर से आप हाइड्रोजन को रिमूव करें, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन जो है, सॉरी डीसेचुरेशन जो है, वो आपको अगर पाल्मिटिक एसिड से ओलिक एसिड बनाना है तो कार्बन नंबर 9 पे आपको डीसेचुरेशन करना होगी, ठीक है। सॉरी, पाल्मिटिक एसिड से नहीं, आपको बनाना है कार्बन नंबर 9 पे आपको डीसेचुरेशन करनी है। ओलिक एसिड बनाना है, लेकिन किससे बनाना है, स्टीरिक एसिड से, ठीक है। लेकिन होता ये है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये वाली डीसेचुरेशन नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि अब कार्बन नंबर अगर आपने बनाना था ओलिक एसिड तो आपने कहाँ पे डीसेचुरेशन करनी है, कार्बन नंबर 9 पे। लेकिन अगर आपने बनाना है लिनोलिक एसिड तो आपको डीसेचुरेशन करनी है कार्बन नंबर 12 पे, ठीक है। ये जो डीसेचुरेशन है ये प्लांट स्पीशीज में तो हो रही होती है, प्लांट्स में भी तो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं ना, तो वहां पे भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होते हैं। प्लांट्स में तो खैर अनसैचुरेटेड ही होते हैं, सॉरी सैचुरेटेड होते हैं।
सैचुरेटेड होते हैं प्लांट्स में। हाँ जी, प्लांट्स में सैचुरेटेड होते हैं। अच्छा, अब ये जो है उनके अंदर अगर अनसैचुरेटेड आपने प्लांट्स में बनाने हैं तो इनसे आप बना सकते हैं, यानी अनसैचुरेशन से आप बना सकते हैं कार्बन नंबर 12 और कार्बन नंबर 9। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको भी ये फैटी एसिड चाहिए तो सही, उनको भी लिनोलिक एसिड चाहिए, लेकिन वो ये वाली डिसैचुरेशन करने के लिए उनके पास एंजाइम्स नहीं होते। ठीक है, अब वो भी किस तरह से करते हैं कि वो अपनी डाइट में इसको देते हैं। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की सिंथेसिस के लिए वर्टिब्रेट्स को भी ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं, लेकिन वो इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अब सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो फैटी एसिड। अगर सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे और उन्हें डाइट में लेना जरूरी है, इसेंशियल है कि वो डाइट में लें, तो इन फैटी एसिड को हम कहते हैं ये इसेंशियल फैटी एसिड है। तो जो ये लिनोलिक एसिड है ये इसेंशियल फैटी एसिड है, क्योंकि ये कार्बन 12 की डिसैचुरेशन से ऑब्टेन होता है, तो कार्बन नंबर 12 पे डिसैचुरेशन करने के लिए एंजाइम्स वर्टिब्रेट्स में अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट? मैम हम फिर वर्टिब्रेट में वो एंजाइम एंटर करके ये नहीं करवा सकते क्या डिसैचुरेशन? नहीं, एक चीज होती है कि एक कैपेबिलिटी थी और वो नहीं रही, तो उस या डेफिशिएंसी हो गई, तो उसको तो आप फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन एक एबिलिटी है ही नहीं, तो फिर उसको आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सही मैम, सही। अगर कोई इंजाइम कोई जेनेटिक काज की वजह से कोई जेनेटिक डिसेबिलिटी थी कि वो नहीं अब बन पा रहा, तो वो तो आप इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो सेल के अंदर ये एबिलिटी होगी कि उसको यूज कर ले। लेकिन अगर आपके डीएनए में वो है ही नहीं एक चीज, तो फिर आप इनकॉर्पोरेट भी नहीं उसको करके तो यूज कर सकते। लेकिन है, वैसे मैं इसको मजीद भी मैं प्लांट्स में भी इसी तरह से फैटी एसिड्स बनते हैं। बिल्कुल प्लांट्स में भी बनते हैं, जैसे हम कहते हैं ना सोयाबीन ऑयल और उसके अलावा ये जो ऑलिव ऑयल वगैरह, तो वो फैट्स ही हैं, वो फैटी एसिड्स ही हैं। ये कोई सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जैसे सीड्स में होते हैं, तो वहाँ पे फिर वहाँ पे भी इनके मेटाबॉलिज्म के लिए साइकिल चलते हैं। ठीक है, वहाँ पे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है प्लांट्स में, यहाँ और साइकिल फिर चलते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे बीटा ऑक्सीडेशन, मैं तो चाह रही थी आज हम पढ़ लेते बीटा ऑक्सीडेशन, लेकिन सर अब टाइम खत्म हो रहा है, तो चलिए ये अच्छा हो गया, हमने सिंथेसिस को देख लिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे हमने कौन से स्टेप्स देखे हैं। यहाँ फर्स्ट तो ये इनकी कंडेंसेशन हो रही है ना, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। बाद में क्या हो रहा है, इनकी जो हमारा इंटरमीडिएट था उसकी रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट स्टेप पे वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया जा रहा है, और उससे नेक्स्ट स्टेप पे फिर उनकी रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, हमने यहाँ पे कहा था इधर हमने उसके स्टेप्स देखे थे। हाँ, ये देखिए, जब आपने उसकी ब्रेक डाउन करनी है फैटी एसिड की, तो तब कौन से स्टेप थे, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, थायोलाइसिस। लेकिन वहां इसके रिवर्स चल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली रिवर्स नहीं होता, ये आपने जहन में रखना है कि लिपिड सिंथेसिस और लिपोलाइसिस, लिपोजेनेसिस और लिपोलाइसिस इसेंशियली रिवर्स नहीं है, एग्जैक्टली रिवर्स नहीं है एक दूसरे के, लेकिन यानी कि हम ये दोनों प्रोसेस कर सकते हैं। आप लिपोलाइसिस भी कर सकते हैं, लिपिड सिंथेसिस भी कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस ये नहीं है। जैसे हमने कहा था ना कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स प्रोसेस है, लेकिन वो भी एग्जैक्टली रिवर्स नहीं था, बल्कि वहां पे भी जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस थे, एंडोथर्मिक रिएक्शन थे, एंडोगोनिक रिएक्शंस थे, उनको बाईपास किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी जो दोनों प्रोसेस हैं एक दूसरे के एग्जैक्टली रिवर्स नहीं है, लेकिन आपको मैं एक आइडिया देने के लिए ये कह रही हूँ कि ये मिलते जुलते हैं, यानी कि एक दूसरे के कुछ किसी हद तक रिवर्स प्रोसेस हैं, कि वहां पे अगर सिंथेसिस में हो रही है रिडक्शन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, वहाँ
वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया जा रहा है तो यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लीवेज हो रही है तो वहाँ पे लाइगेशन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया और हमारा भी जो हमने पढ़ लिया कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में हमने उसको डिस्कस कर लिया कि किस तरह से डाइजेशन होती है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, कार्निटीन शटल क्या है, फिर उसके बाद लिपिड सिंथेसिस कैसे हो रही है। अब जो हमारा पॉइंट रह गया वो है बीटा ऑक्सीडेशन, कि हम एनर्जी हार्वेस्ट कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।